हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के डिफरेंस को समझा था। हमने ये समझा था कि इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, और आज के वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि इन दोनों टर्म्स को प्रेजेंट टाइम में सिनोनिम्स की तरह से क्यों इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद में इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया जाता है तो टैक्सोनॉमी में उसको स्टडी करने के लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो आई होप आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा एंड तक देखेंगे और जो जो चीज़ें मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप उनको अच्छे से समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को सिनोनिम की तरह से यूज किया जाता है, यानी कि इन दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है और इनको दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। डेफिनेशन हम इसकी जानते हैं कि इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन किया जाता है। और ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर सारे के सारे वो रूल्स और प्रोसीजर रखे गए हैं जो इन तीनों प्रोसेसेस में हमारी हेल्प करे। यानी वे रूल्स और प्रोसीजर यहाँ पर बनाए गए हैं टैक्सोनॉमी के अंदर जो किसी नए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करा सके, उसको नोमेनक्लेचर करा सके और उसका क्लासिफिकेशन करा सके। और इसके बाद में सिस्टमैटिक्स में हमने ये पढ़ा था कि इसमें एक टर्म जोड़ दिया गया है इवोल्यूशन, यानी जिस भी ऑर्गेनिज्म को आप स्टडी करने जा रहे हैं उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। आप उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जाने बिना उसके किसी भी आप ना उसको क्लासीफाई कर सकते हैं ढंग से, ना उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो टैक्सोनॉमी के अंदर एक चीज और ऐड कर दी गई जिसमें इवोल्यूशन और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जोड़ दिया गया और उससे एक नई ब्रांच बना दी गई सिस्टमैटिक्स। लेकिन यहाँ पर आगे की जो फर्दर स्टडीज आप करेंगे आप उसमें बहुत सारे टर्म्स समझेंगे, जैसे कि आप पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब इन सब जो ब्रांचेज जो आप पढ़ेंगे, जो टॉपिक्स आप आगे पढ़ेंगे, उन सब में टर्म टैक्सोनॉमी का यूज किया जाएगा, कहीं भी सिस्टमैटिक्स का यूज नहीं किया जाएगा। उसका रीजन ये है कि रिसेंट स्टडीज में और रिसेंट के कुछ ईयर्स में दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जा रहा है, यानी कि दोनों को एक दूसरे की जगह प्रयोग किया जा रहा है और इसमें ज़्यादा जो पॉपुलर वर्ड है वो टैक्सोनॉमी है। तो आजकल की जो स्टडीज की जा रही है, जो फिलहाल के जो वर्कर्स हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो बोटनिस्ट हो, जूलॉजिस्ट हो, वे सारे के सारे टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को एक दूसरे के सिनोनिम की तरह यूज करते हैं और आगे आप टैक्सोनॉमी टर्म को ही ज़्यादा यूज करते हुए देखेंगे। तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस यूज के हिसाब से नहीं है। और आजकल ये एक ट्रेंड है, ये एक एक्चुअल प्रैक्टिस है वर्कर्स की, साइंटिस्ट की, कि वे दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो जिस ब्रांच को अभी हम आगे पढ़ेंगे, यानी हम टैक्सोनॉमी की ब्रांचेज या टैक्सोनॉमी के हिसाब से, टैक्सोनॉमी के नाम से ही सारी चीज़ हम स्टडी करेंगे, लेकिन उसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को इन्वॉल्व कर दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को यूज सिनोनिम की तरह किया जा रहा है इन द फर्दर स्टडीज, क्योंकि कई टॉपिक्स आपके सामने आएंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि टैक्सोनॉमिक एड आएंगी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आएंगी, तो वहाँ सब में टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि टैक्सोनॉमी इंक्लूडेड विद इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ये हो गया कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स सिनोनिम की तरह यूज होते हैं। अब हम देखते हैं क्राइटेरिया और स्टेप्स यूज टू स्टडी टैक्सोनॉमी, यानी कि जब हम टैक्सोनॉमी स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या क्राइटेरिया या क्या स्टेप्स हैं। अगर हमारे पास में कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो हम उसको किस तरह से स्टडी करें। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए जो स्टेप्स हमारे पास है वो 4 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कैरेक्टराइजेशन, सेकंड स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड स्टेप इज नोमेनक्लेचर एंड फोर्थ स्टेप इज क्लासिफिकेशन। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, यानी कि इन 4 स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा अगर हम कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टराइजेशन। अगर कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो कैरेक्टराइजेशन में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि ये जो पहला स्टेप है टैक्सोनॉमी के अंदर, टैक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए, इसमें हम क्या करेंगे, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो हमारे सामने है, जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, उसके हम जो फीचर्स हैं हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेके चलते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल हम लेंगे। ये आपके सामने एक बैक्टीरिया है, दिस इज अ बैक्टीरिया। ये स्फेरिकल बैक्टीरिया, यानी ये राउंडेड स्ट्रक्चर या राउंडेड शेप में ये बैक्टीरिया है। अब एक ये हमारे सामने ऑर्गेनिज्म है, इसको हम नहीं जानते हैं
ये हमारे लिए अननोन है। हो सकता है आपने डायग्राम से पहचान लिया हो कि ये क्या है, लेकिन अभी आप ये समझ के चलिए कि आप इसको नहीं जानते हैं। ये एक नई डिस्कवरी हुई है हमारे सामने। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि हम इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर को या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम इसको डिस्क्राइब करेंगे या समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या क्या हैं। तो ये बैक्टीरिया है और ये भी हमारे सामने एक दूसरा अननोन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो हम कैरेक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। कुछ बैक्टीरिया के फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको समझिए पहले, फिर हम जो अननोन ऑर्गेनिज्म है उसको देखते हैं। अब ये बात आप समझ लीजिए, जो ऑर्गेनिज्म जिसको हम स्टडी करते हैं या जो हमारे लिए अननोन होता है, कोई भी हो, ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, हम उसको स्पेसिमेन कहते हैं। उसके लिए स्पेसिमेन टर्म यूज किया जाता है। तो एक स्पेसिमेन हमारे सामने है ये, और दूसरा था हमारे पास बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम पहले से ही जानते हैं, इसकी हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। तो पहले हम बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म अभी हमने डिस्कवर किया वो एसेलुलर है, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें सेल लाइक स्ट्रक्चर ही नहीं है, यानी सेल होने के लिए जो जो फीचर्स होने चाहिए इसके अंदर ऐसा कोई भी फीचर नहीं है। तो ये एसेलुलर है। सेल ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हम ऑर्गेनिज्म जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं इसके अंदर राइबोसोम भी एब्सेंट है। तो इन कैरेक्टर्स फीचर्स को अगर हम मैच करें दोनों को, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म जिसको हम स्टडी कर रहे हैं ये बैक्टीरिया तो नहीं है, लेकिन ये स्फेरिकल शेप में है। अब बैक्टीरिया से जो हायर लेवल के थोड़े से एडवांस ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर ही होते हैं, यानी जो एक ही सेल स्ट्रक्चर है, उसमें फंजाई भी आती है और उसके अंदर ईस्ट आता है और यूनिसेलुलर प्लांट्स आते हैं। लेकिन जब इसके अंदर बैक्टीरिया वाले ही सारे कोई भी फीचर्स नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया से सारे के सारे एडवांस्ड हैं, अब बैक्टीरिया वाले फीचर इसके अंदर नहीं है, तो ये बैक्टीरिया से नीचे की कैटेगरी क्या है, नीचे के लेवल का कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। अब इसके फीचर्स हम पढ़ रहे थे, हमने देखा कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये जो ऑर्गेनिज्म हम जिसको स्टडी कर रहे हैं इसके पास तो कोई सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है। बैक्टीरिया का साइज बड़ा है, इस ऑर्गेनिज्म का साइज बैक्टीरिया से भी छोटा है, वेरी स्मॉल इन साइज। बैक्टीरिया जो है वो लिविंग होता है और जिस ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं ये लिविंग तो है, लेकिन एक सेल के अंदर लिविंग है, यानी किसी नॉर्मल दूसरे इंडिविजुअल की सेल के अंदर जब ये एंटर करेगा तब ये लिविंग रहेगा, उसके बाहर ये नॉन लिविंग रहेगा। बैक्टीरिया का अगला फीचर है ये होस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस खुद कर सकता है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म हम जो स्पेसिमेन हमारे सामने प्रेजेंट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं ये पूरी तरह से होस्ट पे डिपेंड है। अब इसका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डीएनए और आरएनए, आप जानते हैं बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जिस ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, वो एक प्रोटीन कोट के अंदर प्रेजेंट है जिसको कैप्सिड कहा जाता है। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन हमने किया है, हमने ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स इस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डिस्क्राइब कर दिए हैं। यानी पहला स्टेप हमने किया कैरेक्टराइजेशन का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म्स के जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं यानी कि एक स्पेसिमेन के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर हमने उसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब किया है। कंपेयर करने के लिए मैंने बैक्टीरिया भी यहाँ पर रख दिया है कि आप इसको कंपेयर करके ये समझ सकें कि ये बैक्टीरिया नहीं है। अब अगर ये बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया से भी लोअर लेवल के अंदर फीचर्स प्रेजेंट है, तो यानी कि ये यूनिसेलुलर फंगस या यूनिसेलुलर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है, बैक्टीरिया से भी ये डिफरेंट है। तो ये हमने जो फीचर्स समझे हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एसेलुलर है, यानी कि इसके पास सेल जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, राइबोसोम्स एब्सेंट है, सेल वॉल भी नहीं है, बैक्टीरिया से भी साइज में बहुत छोटा है, होस्ट सेल के अंदर ही लिविंग है, वैसे ये लिविंग नहीं है, पूरी तरह से होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल है एक प्रोटीन कोट जिसको कैप्सिड कहा जा रहा है उसके चारों तरफ प्रेजेंट है। तो ये जो फीचर्स है हमने इसके फीचर्स को मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब कर लिया। तो ये पहला स्टेप है टैक्सोनॉमी का। जब हम टैक्सोनॉमी में किसी नए इंडिविजुअल, नए ऑर्गेनिज्म या स्पेसिमेन की स्टडी करते हैं, तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं हम, इन दिस स्टेप द ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कैरिड आउट, यानी कि हम उस ऑर्गेनिज्म को जो भी हमने स्टडी करने के लिए जिसकी स्टडी स्टार्ट की है हम उसका आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को एग्जामिन करते हैं। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप में कैरेक्टराइजेशन में हमने मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स को डिस्क्राइब किया था, अब हम उसको एग्जामिन करेंगे, उसको एसोसिएट करेंगे, यानी कि कंपेयर करके देखेंगे किसी
नॉन टैक्सोन के साथ, यानी कि जितने भी नॉन टैक्सोन्स, जितने भी नॉन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारे पास प्रेजेंट है ऑर्गेनिजम्स के, हम उनसे इसको कंपेयर करेंगे। पिछले स्टेप में यहाँ पर हमने ये चीज़ देख ली है, हमने जितने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ये सारे के सारे हमने कंपेयर किए बैक्टीरिया से। तो इन फीचर्स को कंपेयर करने से हमें एक बात समझ में आ गई कि ये बैक्टीरिया तो नहीं है, यानी कि हम आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर चुके हैं, ये बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं है। और ये प्लांट, एनिमल, यूनिसेलुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब इसके फीचर्स किससे मिलते हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने से हमें ये पता लगा कि ये जो है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये एक वायरस है। इसके अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये सारे के सारे वायरस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमने इसको अब आइडेंटिफाई कर लिया, जो स्पेसिमेन हमें दे दिया गया था हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वायरस है। ये जो फीचर्स हमने पहले स्टेप में समझे थे ये वायरस के फीचर्स होते हैं। अब थर्ड स्टेप आ गया नोमेनक्लेचर का। हम क्या करेंगे, इसको एक करेक्ट नेम असाइन करेंगे, यानी इसका हम एक नाम रख देंगे। नामकरण हम इसका करेंगे। अगर ये ऑर्गेनिज्म सिस्टमैटिक्स में, यानी कि जो ब्रांच हम पढ़ रहे हैं उसमें बिल्कुल नया है, तो हम उसको नया नाम दे देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी नोमेनक्लेचर के जो रूल्स होते हैं उनके आधार पर। नोमेनक्लेचर के क्या रूल्स होते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, वो हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी हम थर्ड स्टेप पे आ गए हैं, यानी कि हमें इसको नाम देना है। हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का कैरेक्टराइजेशन करने के बाद में इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वायरस है। अब हम इसका नाम रखेंगे। अब जब हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे थे, हम इसको देख रहे थे किसी नॉन टैक्सोन से या अननोन टैक्सोन से मिला करके कि क्या कोई ऐसा टैक्सोन हमारे पास है, यानी क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हमने पहले से डिस्कवर किया हुआ है जिसके फीचर्स इससे मैच करते हो। तो वो फीचर्स हमने मैच करने के बाद में पाया कि हमारे पास एक ऐसा वायरस प्रेजेंट है जिसका नाम है SARS-CoV-1। ये क्या इसकी फुल फॉर्म है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। यानी कि ये जो वायरस है हमारे पास पहले से एक वायरस प्रेजेंट है जिसका नाम है SARS-CoV-1। फुल फॉर्म आपने समझ लिया है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 1। इसके जो हमने जो ये नया स्पेसिमेन स्टडी किया है, इसके जो फीचर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये इस वायरस से मिलते जुलते हैं। यानी कि ये इस वायरस से अलग है कि नया वायरस हमने खोजा है, लेकिन इसके फीचर्स इस वायरस से मिलते जुलते हैं। तो क्योंकि इससे इसके फीचर्स मिलते जुलते हैं तो हमने इसका नाम रख दिया SARS-CoV-2। अब क्योंकि इसको डिस्कवर किया गया 2019 में, तो इसको कोविड-19 भी कहते हैं, और जो ये बीमारी कोज करता है उसको कोरोना वायरस डिजीज या कोविड कहा जाता है। तो हमने एक नया वायरस डिस्कवर किया है जिसका नाम है कोरोना वायरस। हमने इसका नोमेनक्लेचर इस स्टेप में कर दिया है। अब हम इसके बाद में करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, इन दिस स्टेप ऑर्गेनिज्म नाउ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस टू डिफरेंट टैक्सा। यानी कि हम एक ग्रुपिंग में एक ग्रुप असाइन कर देते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म को, जिस इंडिविजुअल को हमने डिस्कवर किया है, हमने खोजा है, उसको एक पार्टिकुलर ग्रुप में रख दिया जाता है। अभी आपने देखा कि हमने एक वायरस की डिस्कवरी किया है जिसका नाम है कोरोना वायरस, तो हम इसको SARS-CoV-1 के अंदर ही हम इसको रख देते हैं, यानी कि इसका एक टैक्सोन पहले से हमारे पास बना है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती है जिनको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। वे कैटेगरीज हमारे पास पहले से ही बनी होती है, उनके अंदर हमें जस्ट नए इंडिविजुअल, नए ऑर्गेनिज्म जिसको हमने डिस्कवर किया है उसको प्लेस करना होता है। तो क्योंकि हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है, ये पहचान लिया कि ये वायरस है, इसका नाम भी रख दिया है, अब हम उस पहले वायरस के साथ इसको क्लासीफाई कर देंगे, यानी कि उस ग्रुप में इसको जा करके प्लेस कर देंगे। अब हमारा काम बस ये लास्ट बचा, जो ग्रुप हमने पहले से ही बना रखा है, वायरस के लिए एक अलग ग्रुप प्रेजेंट है और SARS-CoV-1 एक ऑलरेडी ग्रुप है जहां पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करने वाले वायरस को रखा जाता है, तो उसी ग्रुप में हम इसको रख देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमने 4 स्टेप्स में टैक्सोनॉमी के स्टेप्स को समझ लिया है। ओके बच्चों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। देखिए, आप 4 स्टेप्स टैक्सोनॉमी के पढ़ चुके हैं। टैक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए, टैक्सोनॉमी के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए हमने 4 स्टेप्स बनाए थे। उन 4 स्टेप्स में पहले 2 स्टेप्स थे कैरेक्टराइजेशन एंड सेकंड आइडेंटिफिकेशन। ये दोनों के दोनों जो स्टेप्स है बहुत ही इजी हैं, बहुत ही सिंपल है, ये आपने समझ भी लिए हैं। इनके अंदर इनको आगे हमें एक्सपेंड नहीं करना है, लेकिन आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम 2 स्टेप्स को, जो लास्ट के 2 स्टेप्स हैं, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इन दोनों को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। यानी कि नोमेनक्लेचर हम देखेंगे कैसे किया जाता है और क्या रूल्स हैं किसी नए ऑर्गेनिजम्स का नाम रखने के लिए, और फिर हम क्लासिफिकेशंस के लिए समझेंगे उसके अंदर कितने टाइप का क्लासिफिकेशन है,
कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है, क्या बेसिस है क्लासीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर, कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो नोमेनक्लेचर का मतलब है नोमेन यानी कि नेम एंड कैलरी मीन्स कॉल यानी कि किसी नाम से बुलाना, किसी ऑर्गेनिज्म को कोई नाम देना जिससे हम उसको बुला सकें। तो नोमेनक्लेचर एक साइंस है, यानी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक डिस्टिंक्ट और प्रॉपर नेम प्रोवाइड कराते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास अभी तक प्रेजेंट हैं, इसके अंदर हमने उन सभी को अलग और एक सही नाम प्रोवाइड करा दिया है। और अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया जाता है, जैसे कि हमने डाइवर्सिटी वाले लेक्चर में पढ़ा था कि पर ईयर 15,000 न्यू स्पीसीज आर डिस्कवर्ड, तो इस तरह से जो नई स्पीसीज हमने प्लांट की हो, एनिमल की हो डिस्कवर की है, हम उसका भी एक स्पेसिफिक नाम प्रोवाइड करा देते हैं। तो नोमेनक्लेचर वो ब्रांच है जिसमें हम एक सही और बिल्कुल अलग और यूनिक नाम किसी भी ऑर्गेनिज्म का रख देते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे सबसे पहला हमें फ़ायदा होता है कि हमें रिकग्नाइज करने में मदद करता है, यानी पहचान देने में मदद करता है और औरों से उसको डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे कि आपके कॉमन नेम्स होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे मेरा नाम अभिषेक है, हो सकता है आपका नाम रोहित हो, तो ये दो नामों से एक दूसरे को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे नाम तो पहले से ही होते हैं, नाम तो पहले से ही रखे हुए हैं, जैसे कि ये फ्रूट है आपके सामने, इसका नाम है मैंगो या आम। जब इसका नाम पहले से ही है तो हम इसको फिर से साइंटिफिकली क्यों नाम रख रहे हैं, कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या आवश्यकता है कि हम साइंटिफिक नेम रखते हैं। तो नीड फॉर साइंटिफिक नेम, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि नोमेनक्लेचर किया क्यों जा रहा है। तो नोमेनक्लेचर इसलिए किया जा रहा है कि जो नेम है ये कॉमन नेम है, लोकल लैंग्वेज में, पूरे वर्ल्ड वाइड ये फेमस नहीं है। प्रीवियस लेक्चर में हमने गिलोय का एक एग्जाम्पल लिया था कि जब वेद अपनी एक वैद्यराज आयुर्वेदाचार्य जड़ी बूटी बना रहे थे, उनको गिलोय की आवश्यकता पड़ी थी, तो क्योंकि प्रॉपर नाम नहीं था, वो बता रहे थे बार बार कि हार्ट शेप्ड मून लीव्स, इस तरह से हार्ट शेप्ड लीव्स हैं और मून की तरह के उसके सीड्स हैं। तो इस तरह से जब वो बता रहे थे तो वो प्रॉपरली समझा नहीं पा रहे थे कि मैं एक्चुअली किस प्लांट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको जो नाम पता था गिलोय वो लोकल है, बस इंडिया में सब उसको गिलोय नाम से जान सकते हैं। और हो सकता है इंडिया के अंदर जहाँ पर दूसरी भाषाएं बोली जाती हो, जहाँ पर हिंदी ना बोली जा सकती हो, गिलोय नाम से भी कोई उसको ना पहचान सके। तो लोकल नेम्स जो रखे जाते हैं वो एक पार्टिकुलर रीजन, पार्टिकुलर लोकेलिटी तक ही लिमिटेड होते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप उस नेम से एक डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर साइंटिफिकली करने की ये जरूरत पड़ी, इस वजह से हमने एक साइंटिफिक नेम का पैटर्न निकाला और हमने जो मैंगो है, फ्रूट है जिसको आप आम बोलते हैं, उसका बायोलॉजिकल या बोटेनिकल नेम रख दिया मैंजीफेरा इंडिका। तो ये हमने नाम इसका रख दिया है। तो अब नोमेनक्लेचर में हम कुछ ये चीज़ें देखते हैं कि क्या ज़रूरत है हमें और क्या एडवांटेज है लोकल नेम्स की, और जो लोकल नेम्स या कॉमन नेम्स होते हैं उनसे क्या दिक्कतें हमें आती हैं, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी कि हमें एक साइंटिफिकल बेसिस या साइंटिफिक मेथड निकालना पड़ा नाम रखने के लिए। तो कॉमन नेम्स की क्या एडवांटेज है पहले हम ये देखते हैं। एडवांटेज है, सबसे बड़ी एडवांटेज है लोकल लैंग्वेज में होते हैं। आप कहीं भी किसी भी शॉपकीपर के पास जाएंगे, किसी भी ठेले वाले के पास जाएंगे, आम मांगेंगे तो आप कहेंगे आम दो, तो आपको आम दे देगा। आप रेट भी पूछ लेंगे, वो आपको मैंगो भी प्रोवाइड करा देगा। अगर आप जाके मैंजीफेरा इंडिका बोल देंगे तो आपको उसको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप खाली हाथ आएंगे, वो आपकी तरफ देखता रहेगा, आप समझा नहीं पाएंगे। तो कॉमन नेम्स का ये एडवांटेज है कि ये लोकल लैंग्वेज में होते हैं, छोटे होते हैं, याद रखना इनको आसान होता है, लिखना भी इनको आसान होता है। आम, मैंगो, दो नाम आपके सामने है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, ये दोनों काफ़ी छोटे हैं, ईजी टू लर्न एंड स्पीक है। मैंजीफेरा इंडिका ये जो बोटेनिकल नेम है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है इसको, और ये लोगों के लिए फैमिलियर भी नहीं होता है, यानी कि ज़्यादातर लोग इसको नहीं जानते हैं। कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते होंगे। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको मैंजीफेरा इंडिका सिर्फ पता होगा। अगर मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी एक बार आप मैंजीफेरा इंडिका बता दें तो शायद उसको ना पता हो सकता है पता हो, पर मे भी। तो ये प्रॉब्लम हो गई कॉमन नेम्स की, यानी ये तो कुछ एडवांटेजेस हो गई। लेकिन अब हम ये देखने वाले हैं कि ये एडवांटेज होने के बावजूद भी क्या दिक्कतें हमारे सामने आई कॉमन नेम से। अब हम इनकी डिसएडवांटेजेस देखेंगे, यानी कि हम बुराई करते हैं। अभी तक हमने बढ़ाई किया कॉमन नेम्स की कि छोटे हैं, लोकल लैंग्वेज में अच्छे से आप इनको लिख सकते हो, आसानी से याद कर सकते हो। आइए अब इनकी बुराई करते हैं। तो सबसे पहली बुराई इनकी होती है इनसफिशिएंट होते हैं ये। इनसफिशिएंट का मतलब है कि जो यूजफुल है उसका तो नाम रख दिया गया है, जो हार्मफुल है उसका कोई नाम नहीं है। जैसे कि आपके सामने ये एक एनिमल प्रेजेंट है, आप देखते ही इसको बता देंगे हाथी, हिंदी में और इंग्लिश में एलिफेंट, बड़े आसानी से आप बता देंगे। जूलॉजिकल नेम इसका होता है एलिफस मैक्सिमस, ये आपके लिए बहुत ही आसान है। लेकिन अगर ये इंसेक्ट आप इसकी तरफ देखें और आपसे पूछा जाए किसका नाम बताइए, तो आप इसका नाम नहीं बता पाएंगे। कॉमन नेम भी आप इसका नहीं बता पाएंगे,
कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे सर ये कोई कीड़ा है, बस इतना आप बता पाएंगे, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक कॉमन नेम्स का ये होता है कि ये इनसफिशिएंट होते हैं। इंसानों के लिए, हमारे लिए जो यूजफुल एनिमल्स हैं, जो हमारे लिए फेमिलियर हैं, उनके हमने नाम रखे हुए हैं, और जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जिनका हमारे से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता है, हमने उनका कोई भी नाम नहीं रखा हुआ है। उनको कीड़ा, चींटी, चींटा इस तरह से कुछ भी बोल के बुला सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नाम हमने उनका नहीं रखा है। तो सबसे पहली ड्रॉबैक हो गई कि ये जो कॉमन नेम्स होते हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं, पर्याप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ गया मल्टीपल नेम्स, यानी एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, यानी पर्यायवाची हो सकते हैं अगर हिंदी में आप कहें तो। ये देख लिए, फिर से एलिफेंट आ गया हमारे सामने, इसके कितने नाम है, हिंदी के अंदर ही इतने नाम प्रेजेंट है, गज, हस्ती, मतंग, कुंभी, गजेंद्र, द्वीप, वारण, ये इतने सारे नाम मल्टीपल नेम्स है सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के, एक एनिमल के, इतने सारे नेम्स हमारे पास प्रेजेंट है। अब आपकी मर्जी, आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं, जरूरी नहीं है दूसरा उस नाम को जानता हो सकता है आप हाथी को बुलाने के लिए, हाथी का बताने के लिए, आपकी गली में हाथी आया तो आप ये बोल दे कि हाथी आया है, सब लोग समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपने हिंदी ज़्यादा पढ़ी और आपने बोल दिया कि कुंभी आया है, तो आपके पड़ोस के छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो मल्टीपल नेम होने में ये बड़ी प्रॉब्लम है, और साइंटिफिकली तो आप इसको किसी भी तरह से दूसरे आदमी को नहीं समझा सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गई, मल्टीपल नेम में अलग अलग लैंग्वेज में भी अलग अलग नेम्स होते हैं। यानी कि एक कंट्री इंडिया की बात हमने कर ली तो ये तो हिंदी में इतने नेम है, अब अलग अलग लैंग्वेजेस में देखिए, ये एक स्वीट पोटैटो है, यानी इंग्लिश में स्वीट पोटैटो है, हिंदी में शकरकंदी है, तेलुगु में कंदमूल है, बंगाली में मीठा आलू है, मराठी में रतालू है। अब इतने सारे मल्टीपल नेम्स हैं, अगर एक ही देश के दूसरे हिस्से में आप चले जाएं और मराठी में आप जाएं और मराठी में जाके आप शकरकंदी मांगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, रतालू कहेंगे तो आपको मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अब हम स्टडी कर रहे हैं साइंटिफिक, और हमारा साइंटिफिक ब्रांच है जिसके अंदर हम इन प्लांट्स को या एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं। तो साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए हम इन नामों से इनको कैसे बुलाएं, क्योंकि इतने सारे नेम्स हमारे सामने हैं, तो हमारे पास ये समस्या है, एक ड्रॉबैक है कॉमन नेम्स का, और इसी वजह से हमें साइंटिफिक नेम्स लाने पड़े यूज में। नेक्स्ट ड्रॉबैक हम देखते हैं, अगला ड्रॉबैक है एम्बिगुअस, यानी वन नेम फॉर ऑल। बहुत बार ऐसा होता है कि एक नेम है, बस उसी नेम से हम सबको इंडिकेट करें, सबको बुला रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बर्ड है, आप देखते ही कहेंगे कि एक छोटी सी चिड़िया है, यही आपने बोला होगा कि देखते कि हाँ चिड़िया है। अब बहुत सारे छोटे छोटे से बर्ड हैं जिनको सबको हम चिड़िया बोलते हैं, जैसे हमिंग बर्ड है, स्पैरो हो गई, वीबिल हो गई और हुपू हो गई। ये 4 बर्ड्स के एग्जाम्पल यहाँ पर हैं। ये चारों के चारों बर्ड्स इंडिया में मिलते हैं, और इन बर्ड्स में से आप किसी को भी देखेंगे तो सबको आप चिड़िया कहेंगे, सारे के सारे आपके लिए चिड़िया हैं, जबकि वे अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग बर्ड्स की स्पेसीज हैं। तो ये जो नेम होते हैं ये एम्बिगुअस होते हैं, एक नेम से आप सबको बुला रहे हैं, तो एक डिस्टिंक्ट नेम हमारे पास नहीं है, क्योंकि एक ही नाम से हम इतने सारे एनिमल्स को बुला रहे हैं। तो ये एक अगला ड्रॉबैक हो गया। नेक्स्ट ड्रॉबैक की बात करते हैं, नो साइंटिफिक बेसिस, यानी हमारे पास कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कॉमन नेम्स के अंदर। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये फ्रॉग है, पेड़ पे मिलता है तो उसको ट्री फ्रॉग बोल दिया, जमीन पे मिलता है तो खाली फ्रॉग कह देंगे। यानी कि एक फ्रॉग है, जमीन पर मिल रहा है तो फ्रॉग ही है, बस खाली मेंढक है। ट्री पर मिल रहा है तो बस उसके नाम से पहले ट्री लगा दिया, ट्री फ्रॉग कर दिया। ये लिली का प्लांट है, अगर ये लिली नॉर्मली मिल रहा है तो उसको लिली बोल रहे हैं, पानी में मिल रहा है तो उसको वाटर लिली बोल रहे हैं। तो ये जो तरीका है नाम रखने का, ये अनसाइंटिफिक है। इसलिए अनसाइंटिफिक है कि अगर आप बहुत सारे फ्रॉग्स देखेंगे, उनमें से कुछ ट्री में मिलेंगे, कुछ ज़मीन पे मिलेंगे, हो सकता है कि कोई दोनों जगह मिक्स रहते हो, कोई पानी के नज़दीक मिलता हो, तो उनको सबको अलग अलग नाम देना होगा। लेकिन आप पीछे छुड़ा लेंगे अपना ट्री फ्रॉग कह करके, तो ये सफिशिएंट नहीं है और ये साइंटिफिकली ठीक भी नहीं है। तो ये ड्रॉबैक होगी कॉमन नेम्स की। नेक्स्ट ड्रॉबैक की बात करें, ये बहुत ही खतरनाक ड्रॉबैक है। ये है कि कुछ नेम्स फैंटेसी पर बेसिस है, यानी फैंटेसी मतलब हमारा जो मन किया हमने उसको नाम रख दिया। ये मिसलीडिंग भी हो सकता है, यानी ये रास्ता भटकाने वाला, दिग्भ्रमित, पथ भ्रष्ट करने वाला नाम है। इसका कोई लॉजिक, कोई भी इसके पीछे बेसिस नहीं है। जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट को बोटेनिकली सैंसिवेरिया ट्राइफेसिकेटा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम है मदर इन लॉज टंग, यानी कि सासू माँ की जुबान। ये नाम है, यानी कि ये आप समझ सकते हैं किस फैंटेसी पर बेस्ड है। इसकी जो लीव्स हैं बहुत ही लंबी होती हैं, तो इसको बोल दिया है कि ये सासू माँ की जो जीभ होती है उसके जितनी ये लंबी इसकी लीव्स है, तो उसका नाम भी रख दिया गया मदर इन लॉज टंग। तो ये सिर्फ फैंटेसी पर आधारित नाम है, इसके अंदर कोई भी बेसिस नहीं है। दूसरा, ये एनिमल आपने देखा होगा इधर उधर घूमता हुआ, इसको सांप की मौसी कहा जाता है। अब सांप में और इसमें बहुत डिफरेंस है, लेकिन ये हमने नाम हिंदी में बना रखा है
ये एक स्किंक है, एक रेप्टाइल होता है और सांप से काफ़ी डिफरेंट फीचर्स इसके हैं, लेकिन सांप की मोसिस को बना दिया गया है। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया कॉमन नेम्स का कि ये फैंटेसी पर बेस्ड होते हैं, मन मर्जी जो नाम आया समझ में रख दिया। जैसे इसका नाम है मदर इन लॉज टंग, एक प्लांट होता है, उसका नाम अलग तरह से रख दिया। एक फॉरगेट मी नोट नाम का प्लांट होता है। अब फॉरगेट मी नोट से क्या मतलब हो गया, कैसे आप समझेंगे और क्या वो बेसिस है, क्या कुछ उसके पीछे रीजन है, क्या कोई आधार है? जी नहीं, वो सारे के सारे नेम्स बिल्कुल हमें एक मिसलीडिंग और एक गलत दिशा में ले जाने वाले होते हैं। तो ये बहुत सारे रीजन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से हमें साइंटिफिक नेम्स को लाना पड़ा और एक ऐसा पैटर्न लाना पड़ा जो यूनिक हो, डिस्टिंक्ट हो और प्रॉपर हो, जिससे सब लोग उसको जान सकें। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो रहा है, यहाँ पर कुछ इनकरेक्ट नेम्स दिए हुए हैं। ये जितने भी 3 एनिमल्स प्रेजेंट हैं, इन तीनों को फिश कहा जाता है। ये डॉग फिश है, ये सिल्वर फिश है और ये कटल फिश है। जबकि साइंटिफिकली बायोलॉजिकली देखें तो इनमें से ट्रू फिश सिर्फ डॉग फिश है, सिल्वर फिश ये एक इंसेक्ट है और कटल फिश एक मोलस्क है। मोलस्क और इंसेक्ट्स को आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, 9th-10th में आपने पढ़ा भी होगा। सिलेंट्रेटा, मोलस्का, ये सारे के सारे फाइलम होते हैं, आगे हम इनको पढ़ेंगे। तो ये नेम बिल्कुल पूरी तरह से इनकरेक्ट है, बिल्कुल गलत है। फिश इनमें से सिर्फ एक ही है, 2 जो ऑर्गेनिजम्स है वो फिश है ही नहीं। जो ट्रू फिश के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, इन दोनों में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ट्रू फिश का नहीं है। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया कि जो कॉमन नेम्स होते हैं वो इनकरेक्ट होते हैं, यानी कि वो सही नहीं होते हैं, गलत नाम होते हैं। अब इसके बाद में एक और हम फीचर पढ़ लेते हैं, एक और ड्रॉबैक पढ़ रहे हैं। जब हमने बुराइयाँ करना स्टार्ट कर दी हैं तो एक बुराई हम और करते हैं, ये डिफरेंट मीनिंग होता है कॉमन नेम्स का। यानी कि ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा नया लगे, शायद आपने इसके बारे में पहले ना पढ़ा हो। एक वर्ड होता है कॉर्न। 17th सेंचुरी में कॉर्न वर्ड यूज किया जाता था एक ऐसी क्रॉप के लिए जो एक पार्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा फेमस हो। जैसे कि जो व्हीट होता है, यानी गेहूं होता है, गेहूं हमारे देश में भी उगाया जाता है, लेकिन इंग्लैंड में इसको कॉर्न कहा जाता है। अगर आपको गेहूं का आटा लेना है तो आप व्हीट फ्लोर कह के नहीं ले सकते, आपको कॉर्न फ्लोर लेना होगा, तब आपको इंग्लैंड में गेहूं का आटा मिलेगा। अब कॉर्न वर्ड है, अब कॉर्न वर्ड ओट्स के लिए यूज किया जाता है स्कॉटलैंड और आयरलैंड में। ओट्स आपने खाए होंगे, कई कंपनीज के आते हैं। तो कॉर्न, अगर आप स्कॉटलैंड में जाएंगे और आप वहां पर ओट्स मांगेंगे तो ओट्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको कॉर्न बोलना होगा, तब आपको ओट्स मिलेंगे। इस तरह से अगला एग्जाम्पल है मेज का। अगर आप यूएसए में जाएंगे और कॉर्न बोलेंगे तो आपको मेज मिलेगा, यानी भुट्टा मिलेगा। हमारे देश में भी भुट्टा, या भुट्टा जो होता है इसको कॉर्न कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कॉर्न व्हीट को कहा जा रहा है इंग्लैंड में और ओट्स को कहा जा रहा है स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड में। इस तरह से एक वर्ड से अलग अलग प्लांट्स को हम सिग्निफाई कर रहे हैं, अलग अलग प्लांट को बुला रहे हैं। कॉर्न वर्ड से हम व्हीट को भी बुला रहे हैं, ओट्स को भी बुला रहे हैं और मेज को भी बुला रहे हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि ये डिफरेंट मीनिंग हो गई अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जगह पर। तो ये भी बड़ा ड्रॉबैक हो गया। अब हमारे लिए आवश्यकता आन पड़ी है कि हम एक ऐसा सिस्टम लेकर आएँ जिसके अंदर हम एक डिस्टिंक्ट नेम रख सकें और हर कंट्री में, हर जगह, पूरी वर्ल्ड में आप अगर उस नाम से बुलाएंगे तो सब समझ जाएंगे। अगर आप इंडिया में बोलेंगे मैंजीफेरा इंडिका तो बायोलॉजी पढ़ने वाला समझ जाएगा किस प्लांट के बारे में बात की जा रही है। अगर आप जापान में जाके बोलेंगे मैंजीफेरा इंडिका तो जापान वाले स्टूडेंट्स भी समझ जाएंगे किस प्लांट की बात हो रही है। ऐसा नहीं होगा कि आप मैंजीफेरा इंडिका कहेंगे और वो कुछ और आपको ला के दे देगा, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। आपने कॉर्न मांगा था, किसी ने आपको व्हीट पकड़ा दिया, किसी ने आपको ओट्स पकड़ा दिए। तो ये ड्रॉबैक्स दूर करने के लिए हमें साइंटिफिक नेम्स को लाना पड़ा और ये ड्रॉबैक्स थे। एक लास्ट ड्रॉबैक और हम समझ लेते हैं, नो फ्रेश नेम्स, यानी कि जो कॉमन नेम्स होते हैं उसमें कोई नया नाम आने की संभावना नहीं रहती है। यानी कि अगर हम इस क्रॉप को गेहूं कह रहे हैं तो सालों से हम इसको गेहूं ही कह रहे हैं, इसका कोई नया नाम आने की कोई संभावना नहीं है, उसका ये नाम चेंज होने की भी कोई संभावना नहीं है। लेकिन जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनमें हम नयापन ला सकते हैं, हम उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो फ्रेश नेम भी हम ला करके रख सकते हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हो गए। अब सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम्स क्या है ये हम समझते हैं। साइंटिफिकली नाम रखने के लिए हमारे पास 3 सिस्टम बेसिकली प्रेजेंट है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो नाम होता है वो 2 वर्ड्स में रखते हैं। जैसे आपने पढ़ा मैंजीफेरा इंडिका, एक वर्ड हो गया मैंजीफेरा, दूसरा वर्ड हो गया इंडिका। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमारे पास 3 नाम होते हैं, यानी कि इस सिस्टम के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को 3 नामों में सिग्निफाई करते हैं। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर में बहुत बड़ा लंबा नाम होता है। जैसे कि ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसका बोटेनिकल नेम है डायंथस कैरियोफाइलम
और पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार इसका जो नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है, कैरियोफाइलम, सेक्सटेलिस, फॉलिस, ग्रामियस, अम्बिलेट्स, कोरिम्बस। तो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर तो बिल्कुल सबसे पहले स्टार्ट किया था, यूज में आना स्टार्ट हुआ था, ये रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनको देखना समझना पड़ना बहुत ही डिफिकल्ट था। बेसिकली पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर इसलिए स्टार्ट किया था कि कोशिश ये की गई थी कि इस पूरे के पूरे नाम के अंदर ही इसके जो फीचर्स हैं उनको मेंशन कर दिया जाए, लेकिन इतना लंबा नाम होना तो किसी भी तरह से समझ से बाहर था। तो ये जो मेथड था पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर वाला, ये हटा दिया गया। अभी दो ये जो मेथड्स हैं ये दोनों चल रहे हैं, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो अब हम आज के जो वीडियो लेक्चर में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको समराइज कर लेते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा कि सिस्टेमैटिक्स और टैक्सोनॉमी को एक साथ सिनोनिम की तरह यूज किया जाता है और इन दोनों टर्म को इंटरचेंजेबली हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो स्टेप्स होते हैं टैक्सोनॉमी में, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी नए इंडिविजुअल को जिसको हमने अभी डिस्कवर किया, स्टडी करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कैरेक्टराइजेशन, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड नोमेनक्लेचर एंड फोर्थ वन इज क्लासिफिकेशन। अब ये चारों के चारों स्टेप्स हमने समझ लिए थे। इन चारों के चारों स्टेप्स में हमने सबसे पहले स्टेप में देखा था कैरेक्टराइजेशन के अंदर मॉर्फोलॉजिकल और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्क्राइब किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन में हम उसको दूसरे प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करके उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कोई नया ऑर्गेनिज्म है या कोई ऑर्गेनिज्म जो कैटेगरी हमारे पास पहले से प्रेजेंट है उसके अंदर इंक्लूड किया जाने वाला कोई इंडिविजुअल है। नोमेनक्लेचर के अंदर हम उसका एक स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट प्रॉपर नाम रख देते हैं और क्लासिफिकेशन के अंदर हम उसको पहले से ही हमारे पास जो कैटेगरीज है कैटेगरी में ले जाकर के उसको पटक देते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ स्टेप्स हो गए टैक्सोनॉमी में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद में हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हमने आज के वीडियो लेक्चर में ये समझाया कि कॉमन नेम्स की क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होती है, और ये भी हमने समझाया कि नोमेनक्लेचर करने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम है, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। एक और है पॉलिनोमियल, उसको रिजेक्ट किया जा चुका है। तो आगे के वीडियो लेक्चर में यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को समझेंगे। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।